स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स के खत्म होने के बाद कंपनीज अकाउंट, जो आपकी +2 अकाउंटेंसी की सेकंड बुक है। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इशू ऑफ शेयर्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन को लेके। शेयर्स जनरली कौन इशू करता है? स्टूडेंट्स, शेयर्स इशू करती है कंपनी, रिलायंस, टाटा, बिरला या कोई भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती हैं। किसके लिए? मनी कोलैक्ट करने के लिए। पब्लिक उनकी कंपनी में इंटरेस्ट लेती है। किसके लिए? अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक का मेन मोटिव क्या होता है? इनकम जनरेट करना थ्रू इन्वेस्टमेंट। और कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक से पैसे कोलैक्ट करके उस पर वर्क इन प्रोग्रेस कर इनकम जनरेट करके अपनी वर्किंग कंसर्न को कंप्लीट करना। इस तरह दोनों पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगी? कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और कंपनी अपनी बेसिक जो आपकी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें इंटरेस्ट लेती है। कंपनी ने क्या किया? पब्लिक को इनवाइट किया प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो आपकी जनरल पब्लिक होती है वो कंपनी में इंटरेस्ट लेगी और अपनी इच्छा जागृत करेगी। कंपनी के पास पैसे आ गए और इस प्रोसेस को अब हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो आपकी सेल्फ जनरेटेड नहीं होती, उसके पीछे या तो किसी ह्यूमन बीइंग का या किसी एक्ट और लॉ का हाथ होता है। कंपनी को स्टार्ट किया जाता है लॉ के थ्रू। किसके थ्रू? लॉ के थ्रू। और वो लॉ जो आप यहां पर यूज करने वाले हो वो है कंपनीज एक्ट 2013। इट मींस कंपनी को जब आप स्टार्टअप करोगे उसके लिए जो एक्ट बनाया गया है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। उसकी जो बेसिक टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप एक कंपनी को क्रिएट करते हो। कंपनी हमेशा एक ह्यूमन बीइंग के सहारे चलती है। कंपनी का खुद का सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, कंपनी में खुद से बिजनेस को रन करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए आपको ह्यूमन बीइंग, जिसको आप जनरली क्या बोलते हो, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका सहारा लेते हैं। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, या आपने पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना, सोल ट्रेड में भी सुना और अकाउंटेंसी में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वही चीज आपकी कंपनी पर भी लागू होती है। इट मींस आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को सेपरेट और उसके मेंबर्स को सेपरेट रखा गया है। कंपनी अपने खुद के नाम पर अकाउंट्स मेंटेन करती है, अपने खुद के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करती है, अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है और अपने खुद के नाम पर ही किसी पर्सन के साथ डील करती है। इट मींस सभी जगह कंपनी को प्रायोरिटी दी गई है, ना कि उसके मेंबर्स को। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब कितने ही मेंबर्स आए या कितने ही मेंबर्स जाएं उसका कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। किसी मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी, उसकी डेथ, उसकी रिटायरमेंट, उसका एडमिशन, कंपनी के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। विद ए कॉमन सील, इसकी कंपनी की क्या होती है? आपकी एक कॉमन सील, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में स्टैंप बोलते हो। जैसे आपके स्कूल्स की, आपके कॉलेजेस की, आपकी यूनिवर्सिटीज की स्टैंप होती है। विदाउट स्टैंप के कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता, वट आप कितने ही बड़े ऑफिसर्स के उसके ऊपर सिग्नेचर क्यों ना करवा लें। सेम एज इट इज प्रोसीजर कंपनी के केस में होता है। कंपनी की अपनी कॉमन सील, जिसको आप क्या नाम देते हो? स्टैंप का स्टैंप होती है। स्टैंप कंपनी क्यों यूज करती है? क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन सिग्नेचर कर सकता है, बट कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो सिग्नेचरी प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकती, तो एज ए सिग्नेचरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो स्टैंप का यूज करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपकी डेफिनेशन थी कंपनी की। अब थोड़ा और जानते हैं कंपनी को लेके। कंपनी को क्यों क्रिएट किया जाने लग रहा है? सोल ट्रेड में आपने पढ़ा एक सिंगल पर्सन था, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा 2 और मोर पर्सन थे, बट वहां पर भी आपने मैक्सिमम लिमिट रख दी थी। वो मैक्सिमम लिमिट रखने वाली कौन थी? कंपनीज। कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर मैक्सिमम पार्टनर्स को लेके, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी तो कभी भी आपकी नई कंपनी क्रिएट हो ही नहीं पाएगी। तो आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। अब सोल ट्रेड
पार्टनरशिप, उनका एरिया क्या रह जाता है आपका, उनका एरिया स्मॉल होता है। अगर आपको वाइड कवरेज करना है, बड़े स्केल पे आपको बिजनेस को प्रमोट करना है, बड़े स्केल पे आपको प्रोडक्शन करना है, बड़े स्केल पर इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, हमें कंपनीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यहां पर आपके पार्टनर्स को रिप्लेस कर देते हैं मेंबर्स। कंपनी में क्या पाए जाते हैं, मेंबर्स, जिनको आप क्या बोलते हो, शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहने को आउटसाइडर हैं बट कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं। तो मेंबर्स के थ्रू क्या किया जाता है, कंपनी में इंटरेस्ट लिया जाता है। तो कंपनी क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी को क्रिएट करने के पीछे मेन मोटिव होता है मैक्सिमम बड़े ह्यूज लेवल पर बिजनेस को प्रमोट करवाने का। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। फर्स्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको पहले भी बताया, आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट है, सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत आपके कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को अलग अलग रखा गया है। कंपनी अपने खुद के नाम पर एसेट्स को एक्वायर करने वाली है, कंपनी अपने खुद के नाम पर अपने बैंक अकाउंट खोलने वाली है, और कंपनी अपने खुद के नाम पर ही पूरे के पूरी अंडरटेकिंग को चलाने वाली है। इट मींस कल की डेट में अगर कोई भी आउटसाइडर कोई केस करता है तो वो केस कंपनी के अगेंस्ट होगा रादर देन इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं किया जा सकता ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर मुझे बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी। सर हमने डीमेरिट्स पढ़ी आपकी पार्टनरशिप की और सोल ट्रेड की। उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि वहां पर आपके जो पार्टनर्स होते थे या सोल ट्रेड में एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता था, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड मींस कल की डेट में, फ्यूचर में अगर बिजनेस को लॉस होता है तो आपके पार्टनर्स के भी और आपके इंडिविजुअल बिजनेसमैन के पर्सनल घर की प्रॉपर्टी को बेचकर भी उनकी लायबिलिटी की पेमेंट करवाई जाएगी। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके थ्रू खरीदे गए शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है। इट मींस अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो उसके थ्रू मैक्सिमम सिर्फ 1 लाख तक की लायबिलिटी ही चुकाई जाएगी, व्हाटएवर कंपनी को करोड़ों या अरबों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। नेक्स्ट होता है कॉमन सील। अभी बताया आपको, कॉमन सील मींस स्टैंप। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो सिग्नेचर तो कर नहीं पाएगी, तो सिग्नेचरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंपनी स्टैंप का सहारा लेती है, जिसे आप कॉमन सील बोलते हो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। एक जनरली यहां पर जो बात की जाने लग रही है स्टूडेंट, वो बात की जाने लग रही है पब्लिक कंपनी को लेकर। पब्लिक कंपनी के अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और कल की डेट में उनके शेयर्स फ्लक्चुएट होने लग रहे हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो एक शेयर होल्डर इजीली अपने शेयर को किसी अनदर शेयर होल्डर को बेच सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। फिर हम बात करते हैं परपेचुअल असिस्टेंस। इसका मतलब स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जो लाइफ टाइम होता है उसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं होता। कंपनी का जीवन स्थायी होता है। इट मींस कितने ही मेंबर्स आए या जाएं, उनकी डेथ होना, उनकी इंसॉल्वेंसी, कंपनी के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। फिर बोलता है मुझे लास्ट में सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैंने आपको बोला ओनरशिप मींस इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। सेपरेशन यहां पर क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट को ओनरशिप से अलग रखा गया है, उसका रीजन सुनिए। कंपनी में लॉट ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स, वो 1 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी। तो इतने सारे मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनवाइट करना और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बिठाना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए कंपनी मैनेजमेंट को अलग और ओनरशिप को अलग करती है। ओनरशिप का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी का मालिकाना हक रखते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और मैनेजरियल कमेटी का मेन हिस्सा होते हैं। ये स्टूडेंट हमारी थी कंपनीज अकाउंट्स के रिगार्डिंग, कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। अब मैं बात करूंगा काइंड्स ऑफ कंपनी को लेकर। काइंड्स ऑफ कंपनी में जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी इट मींस यहां पर आपके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। इट मींस कल की डेट में अगर कंपनीज को कोई भी लॉस होता है तो उसके मेंबर्स उनके थ्रू खरीदे गए शेयर से एक्स्ट्रा पे करने के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि हमने कंपनी के 2 लाख शेयर खरीदे थे, एक शेयर की वैल्यू 10 है तो हमारी लायबिलिटी 20 लाख तक की बनेगी। क्योंकि आपने अनलिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी।
फ्यूचर में अगर कंपनी डूबती है तो उसके मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करवा के भी कंपनी की लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इंडिया में नहीं पाई जाती, ये फॉरेन का हिस्सा है। इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में कि कल कंपनी क्या होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है। जिस टाइम पीरियड में एक कंपनी वाइंड अप होने जाती है, उसी दौरान किसी शेयर होल्डर से कंपनी क्या करती है, अपनी अमाउंट मंगवाती है, उससे पहले नहीं मंगवाती। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर बोला मैंने शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि इस केस में जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके थ्रू खरीदे गए शेयर्स तक ही सीमित होती है। अगर कल कंपनी डूब जाती है या उसे एक्सेस नुकसान हो जाता है तो शेयर होल्डर के शेयर से किसी टाइप की भी कोई भरपाई नहीं की जाएगी। वो सिर्फ उतनी अमाउंट पे करेगा जितने तक के उसने शेयर्स कंपनी से खरीदे थे। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एक शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर खरीदे, एक की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल कितना पे करेगा वो, 1 लाख। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के। इसके 3 टाइप्स में हमने इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसे जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू या अनदर किसी सोर्स के थ्रू मनी कलेक्ट करती है। प्राइवेट कंपनी को कभी भी मनी इकट्ठा करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने का राइट नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी को अपने वर्ड के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी होता है, इससे पब्लिक को पता चल सके ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। जनरली पब्लिक का ज्यादा ट्रस्ट पब्लिक कंपनी को लेकर रहता है। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 51% शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। पब्लिक जनरली उसमें क्या करती है? ट्रस्ट करती है और उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करती है। कंपनी को लेकर अगर मैं मेंबर्स की बात करूं स्टूडेंट, तो मिनिमम मेंबर्स कितने रखे गए हैं? 7। मैक्सिमम मेंबर्स की यहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती। 1 पर्सन कंपनी। सर, ये 1 पर्सन कंपनी किसको एक्सटेंड करने के लिए बनाई गई है? प्राइवेट कंपनी को। 1 पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ये वो कंपनी होती है जिसको एक सिंगल नेचुरल पर्सन के थ्रू भी स्टार्ट किया जा सकता है। इट मींस एक सिंगल नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन और इंडिया का रेजिडेंट है। सिटीजन और रेजिडेंट क्या होता है? सिटीजन वो पर्सन होता है जो किसी कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर जन्म लेता है, और रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो किसी कंट्री की बेसिक फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता है। अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज, इट मीन 6 मंथ गुजार जाता है, तो उसे राइट होता है 1 पर्सन कंपनी को स्टार्टअप करने का। 1 पर्सन कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए याद रखिएगा कुछ कंडीशंस होती हैं। जो यहां पर टोटल कैपिटल की रिस्ट्रिक्शंस होती है वो आपकी 50 लाख तक की रखी गई है। आपका 3 सालों का टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी में। ठीक है। और 1 पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग एक और कंडीशन लगाई गई है कि एक नेचुरल पर्सन एक टाइम पीरियड में लाइफ टाइम तक एक सिंगल ओपीसी का निर्माण कर सकता है, इससे ज्यादा का नहीं कर सकता। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस को लेके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कुछ बता भी दिए, एक दो और पढ़ते हैं। मिनिमम कितने मेंबर्स रखे गए हैं प्राइवेट कंपनी में स्टूडेंट्स? 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 7 और मैक्सिमम मेंबर्स की यहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती। अब मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है या तो अपने रिलेटिव्स को बुलाइए या अपने बैंक से लोन लीजिए। यहां पर आप कभी भी शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। इट मींस कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, बट पब्लिक कंपनी तो बनी ही इनविटेशन के लिए है तो वो इनवाइट कर सकती है। अब इसने बोला जब आप शेयर इश्यू ही नहीं कर सकते तो उन्हें ट्रांसफर कैसे करेंगे? कॉमन सेंस है, तो वो बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये क्या करते हैं? शेयर्स की ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती क्योंकि पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। प्रिपरेशन, ये क्या बनाते हैं? आर्टिकल्स, जो आपने पढ़े होंगे +1 कॉमर्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो कौन बनाता है? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को आर्टिकल्स को मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई भी बेसिक कंडीशंस को फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट मींस इसके लिए आर्टिकल मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है।
ये क्या करती है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स को लेकर चलती है प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स रखे गए हैं स्टूडेंट, 3 डायरेक्टर्स रखे गए हैं। प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने आगे कौन सा वर्ड लेकर चलेगी, प्राइवेट लिमिटेड, और इसके अपोजिट पब्लिक कंपनी क्या वर्ड यूज करते हैं, लिमिटेड वर्ड, जिससे इन दोनों कंपनीज के बिटवीन हम बेसिक डिफरेंशिएशन दिखा सके, शो कर सके। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स और डिफरेंसेस। आई होप सो आज की इस वीडियो से आपको अच्छे से सब कंपनी के रिगार्डिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर्स के रिगार्डिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। भारती में मैं विकास भारती स्टार्ट करने जा रहा हूं इशू ऑफ शेयर्स का, कंपनी अकाउंट का एक अनदर वन टॉपिक। एंड आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है शेयर्स के ऊपर, मीनिंग ऑफ शेयर्स एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले शेयर क्या होता है? शेयर इज द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपनी टोटल शेयर कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उसको सब डिवाइड करके स्मॉल पार्ट्स में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जब वो टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसी को आप शेयर्स बोलते हो। देखिए स्टूडेंट, इसके मीनिंग को देखिए। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। आपने कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल को यूनिट्स में बांट दिया, ऑफ स्मॉल डेनोमिनेशंस, इसका मतलब छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स। वो हर हिस्सा जो टूटकर सामने आया है उसे आप क्या बोलोगे, शेयर्स बोलोगे। ठीक है, सपोज करते हैं कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख है। कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है। हमने क्या किया, और हर एक शेयर 100 रुपए का निर्धारित किया गया है। ये 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। तो आपकी कंपनी के थ्रू कितने शेयर इश्यू किए जाएंगे, 10,000 शेयर, और एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी निर्धारित की जाएगी, 100 रुपए। इसे बोलते हैं शेयर। अब मैं बात करता हूं इसके नेचर को लेके। शेयर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे आप जनरली शेयर सर्टिफिकेट का नाम देते हैं। ये आपकी एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर्स को इजीली एक पार्टी से दूसरी पार्टी को बेचना भी आसान होता है। अब ये समझने के बाद हम आगे चर्चा करेंगे काइंड्स और टाइप्स ऑफ शेयर्स को लेके। स्टूडेंट्स, आप शेयर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब पहले अधिकार। इसका मतलब ही क्या होता है, पहले अधिकार। किससे पहले अधिकार देना, इक्विटी शेयर से पहले इनको अधिकार देना। प्रेफरेंस शेयर्स को राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड कलेक्ट करने का, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले अपने कैपिटल को रिफंड करवाने का इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप को क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन। आपको स्टूडेंट बता दूं, आपकी पार्टनरशिप फर्म हमेशा डिसोल्यूट होती हैं और कंपनीज हमेशा लिक्विडेट और वाइंड अप होती हैं। ठीक है, तो वाइंडिंग अपडेट पर इसको पहले कैपिटल रिफंड की जाएगी इन कंपेयर ऑफ इक्विटी शेयर। दैट्स व्हाई आपने इसके आगे क्या लिखा, प्रेफरेंस। इट मींस पहले अधिकार देना। अब हम इसके टाइप्स को लेकर चर्चा करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। नंबर 1, कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। सर, कॉम्युलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा करना। क्या होता है, इकट्ठा करना। किस चीज के इकट्ठा होने की बात कर रहे हो आप सर, डिविडेंड। शेयर्स के ऊपर जो रिवॉर्ड दिया जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। हिंदी में उसका नाम होता है लाभांश। लाभांश का मतलब हुआ सर लाभ का अंश। क्या हुआ उसका हिंदी मीनिंग, लाभ का अंश। स्टूडेंट्स, कंपनी को साल के दौरान जो रिवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज ए डिविडेंड किसकी फेवर में जाता है, शेयर होल्डर्स की फेवर में। वो उनका रिवॉर्ड होता है। ठीक है, तो अगर किसी साल कंपनी टाइम पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड ना दे पाई
और उन प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी के कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं, तो फ्यूचर में जिस ईयर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी उस साल का डिविडेंड तो देगी ही देगी, प्लस में प्रीवियस जितने सालों का पेंडिंग डिविडेंड होगा वो करंट ईयर के डिविडेंड के साथ एक साथ डिक्लेयर किया जाएगा और पे किया जाएगा। उसे आप क्या नाम देते हैं? कॉम्युलेटिव। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आपका संचय, इकट्ठा करना। नॉन कॉम्युलेटिव नाम से पता चल रहा है गैर संचयी, जो इकट्ठा नहीं होता। इट मींस नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जहां पर कंपनी के थ्रू सिर्फ करंट ईयर का डिविडेंड ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिक्लेयर किया जाता है, ना कि प्रीवियस किसी भी साल का। फिर बात करते हैं हम आपके पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। सर पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? भागयुक्त, भाग लेना। कंपनी की इनकम में से, कंपनी की इनकम में से ऑल एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है, अगर कुछ सरप्लस बचता है, तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उस सरप्लस में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर को क्या मिलना चाहिए था? डिविडेंड, वो इन्हें दे दिया, बट इन्होंने शेयर कौन से खरीदे हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपके थ्रू जो इन्हें डिविडेंड देना था, उसके बाद कंपनी ने मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अपनी इनकम में से सारे एक्सपेंडिचर की पेमेंट कर दी, बट कोइंसिडेंटली कंपनी के पास कुछ सरप्लस बचा हुआ है। उस सरप्लस में इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भाग लेने का राइट होता है, इसलिए आपने यहां पर क्या लिखा? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिर होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर होते हैं जिन्हें जस्ट अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड लेने का ही राइट होता है और एडिशनल कोई भी बेनिफिट लेने का राइट नहीं होता कंपनी के सरप्लस में से। इस केस में जो भी सरप्लस कंपनी के पास बचेगा वो इन फेवर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर चला जाएगा। फिर हम बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन शेयर होल्डर की पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ही कर देती है, ना कि अपनी समाप्ति पर। इट मींस कंपनी का जो रिडीमेबल टाइम पीरियड होता है वो आजकल 10 इयर्स का चल रहा है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा विद इन 10 इयर्स वापस कर देगी। इसके अपोजिट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको आप बोलते हो अशोधनीय, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी पेमेंट कंपनी अपने जीवन काल में ना करते हुए अपनी समाप्ति पर करती है, उसे आप क्या बोलते हो? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। स्टूडेंट, ये सिर्फ आपके यहाँ पर सिर्फ सिलेबस का पार्ट है, रियलिटी में इसे समाप्त कर दिया गया है। अब आपके रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही मार्केट में पाए जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 10 ईयर में कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा रिफंड करना होता है, ये कंपलसरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मैं मानता हूं फिक्स रेट से डिविडेंड कोलैक्ट कर रहे हैं, बट कई बार उन्हें लगता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में वो आउटसाइडर ट्रीट होने लग रहे हैं, और अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर होते तो कंपनी की ओनरशिप में, कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, हर एक चीज में उन्हें क्या दिए जाते? राइट। तो वो चाहते हैं कि हम भी इन सभी के सभी बातों में इन्वॉल्वमेंट लें, तो दैट्स व्हाई वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और इसके लिए कौन से शेयर आते हैं? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। कब उन्हें यह लगता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से ज्यादा बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर बनने में है, तो वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेंगे। नॉन कन्वर्टेबल में उन्होंने जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं उन शेयर्स की फीचर नॉन कन्वर्टेबल की है। इट मींस प्रेफरेंस शेयर लाइफ टाइम तक प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे, उनका कन्वर्जन नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद हम बात करते हैं इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर्स होते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का राइट होता है, कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में बैठने का राइट होता है, और कल की डेट में अगर कंपनी वाइंड अप होने जा रही है तो सबसे लास्ट में किसका पैसा दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर का। बट प्लस पॉइंट ये भी होता है कंपनी की इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो सरप्लस बचा था वो किसके लिए था? इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से डिविडेंड दोगे, इक्विटी शेयर होल्डर के रिगार्डिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब मैं स्टूडेंट आपको इन दोनों के डिफरेंस से सब बातें क्लियर करने वाला हूं। देखिए, डिविडेंड पेड एट फिक्स रेट, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर आपको हमेशा क्या मिलेगा? 10%, 11%, 12%। ये किसकी रेट होती है सर? ये डिविडेंड की रेट होती है। बट इक्विटी शेयर्स के आगे कभी भी आपको रेट गिवन नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी के ओनर्स हैं, कुछ बचेगा तो दे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं।
क्योंकि फैमिली मेंबर्स हमेशा क्या करते हैं, सर्वाइव, इन्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। वो कौन है, आउटसाइडर्स, उनको किसी भी कंडीशन में डिविडेंड चाहिए, तो इनको फिक्स रेट से डिविडेंड पे किया जाता है, उसकी कोई भी फिक्स रेट नहीं होती। राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर, मैंने आपको बोला प्रेफरेंस मींस प्रायोरिटी देना, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कंपनी के प्रॉफिट्स में से इनको डिविडेंड लेने का राइट होता है। बट आपके इक्विटी शेयर्स के केस में स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस शेयर्स के बाद अगर कुछ बचता है तो इन्हें डिविडेंड दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अब ये बोलता है इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बैठने का, डिसीजन मेकिंग करने का और कंपनी की किसी भी कंसर्न में वोट डालने का राइट नहीं होता। बट इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग राइट लेते हैं। बट एक बात याद रखिएगा, आप कितनी अमाउंट तक के शेयर्स परचेज कर लीजिए, हर एक शेयर होल्डर के पास सिंगल एक वोटिंग राइट होता है। डू नॉट हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, इनको मैनेजरियल कमेटी का पार्ट बनने का या मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट लेने का राइट नहीं होता। बट इक्विटी शेयर होल्डर को यह राइट दिया गया है। अब ये क्या बोल रहा है, कल की डेट में अगर कंपनी वाउंड अप होने जा रही है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसका पैसा रिफंड किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और एट लास्ट अगर कुछ बचता है तो किसको पे किया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने कवर किया शेयर्स का मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके नेचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के सभी टाइप्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। स्टूडेंट्स, आई होप सो आज की इस वीडियो से आपके शेयर्स को लेके और उसके टाइप्स को लेके सभी के सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज स्टार्ट करने जा रहा हूं इशू ऑफ शेयर की एक अनदर वन वीडियो, एंड आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग। स्टूडेंट्स, जब आपने सोल ट्रेड के रिगार्डिंग पढ़ा था +1 कॉमर्स में, तो आपने सुना होगा कि एक पर्सन होता है इंडिविजुअल जो किसी भी बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है और किसी बिजनेस को स्टार्टअप करता है। +2 में जब हमने फर्स्ट बुक पढ़ी, इससे प्रीवियस वन बुक, उसमें हमने पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पढ़ा। वहां पर क्या देखने को मिले, पार्टनर्स, और पार्टनर्स क्या कर रहे थे, कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ईच एंड एवरी पर्सन की कैपिटल को पार्टनरशिप डीड के दौरान इंडिविजुअली मेंशन किया जाने लग रहा था। बट अगर कंपनी की बात करें, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कंपनी के फीचर्स के रिगार्डिंग और उसके नेचर के रिगार्डिंग। मैंने बताया था कंपनी के केस में लॉट ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व होते हैं और हर एक पर्सन कंपनी में पैसा लगाता है, वट एवर वो इंडिविजुअल हो या आपके इंस्टीट्यूशन हो, लाइक PNB, लाइक SBI, लाइक कोई भी आपके बड़े बड़े बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर, वो कंपनी में इन्वॉल्वमेंट रहते हैं इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हर एक पर्सन का नाम मेंशन करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने लिखा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब होता है जब कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट होती है और वो ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती है, किसके रिगार्डिंग, मनी की कलेक्शन के रिगार्डिंग, और पब्लिक उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और शेयर डॉक्यूमेंट्स को परचेज करती है। बट जब आप किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी इंस्टीट्यूशन के नाम को मेंशन नहीं करते हो स्पेसिफिक, तो वो क्या कहलाती है, आपकी शेयर कैपिटल। देखिए मीनिंग में, शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू किया, मनी कलेक्ट कर ली। मैनी इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी एंड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो varying sum to the company's capital, yet there is no separate capital account for each and each individual or institution। इसने बोला काफी सारे इंडिविजुअल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बट किसी भी इंडिविजुअल या बड़े इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर सेपरेट कैपिटल अकाउंट को ओपन करके मेंशन नहीं किया जाता। इनफैक्ट जब आप बैलेंस शीट मेंटेन करते हो, वहां पर सिंगल कॉलम बनता है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, उसी में आपकी इक्विटी, उसी में आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का कॉम्बिनेशन सेट कर दिया जाता है। वट एवर आप करोड़ों के शेयर खरीदिए, आप अरबों के शेयर खरीदिए, आपका कोई भी स्पेसिफिक नेम यहां पर मेंशन नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं काइंड्स और टाइप्स ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग। फर्स्ट नंबर पर यहां पर आएगा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ऑथोराइजेशन, ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब होता है रजिस्ट्रार से परमिशन लेना, कि कंपनी ने जब शेयर्स को इश्यू करने के रिगार्डिंग सोचा था तो वो रजिस्ट्रार से परमिशन लेगी कि कितने अमाउंट तक के शेयर्स
के लिए हम पब्लिक को इनवाइट करना चाहते हैं। जो रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार इन शेयर्स को इश्यू करने के क्या देता है, परमिशन, बट उसके लिए वो क्या करेगा, नॉमिनल फीस चार्ज करेगा। दैट्स व्हाई कंपनी कभी भी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को अननेसेसरी इश्यू करना पसंद नहीं करती, क्योंकि जितनी ज्यादा आप परमिशन मांगोगे उतनी ज्यादा की ही आपको फीस पे करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट अगर बात करें, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितनी अमाउंट तक के शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है। सर इसे इंक्रीज किया जा सकता है, यस इसे इंक्रीज किया जा सकता है। आपको उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी पड़ेगी। रजिस्ट्रार की परमिशन से कि अमाउंट को इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए आपको नॉमिनल फीस पे करनी पड़ेगी। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डीपली पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके दिया होता है। आफ्टर दैट क्या आता है, इश्यूड शेयर कैपिटल। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, कंपनी ने एट ए टाइम, लगा लीजिए ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सपोज की मैंने कंपनी की कितनी है, 10 लाख की। कंपनी इमीडिएटली सभी शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी फ्रेश कंपनी है, अभी अभी लिस्टेड हुई है। अगर आप इमीडिएटली सारे के सारे शेयर्स को ओपन मार्केट में दे देंगे, और आपको मैंने बताया हुआ है 90% सब्सक्रिप्शन शेयर्स के रिगार्डिंग आना जरूरी होता है। अगर आपने शेयर इश्यू किए और उसका 90% सब्सक्रिप्शन पब्लिक के थ्रू नहीं लिया गया, तो कंपनी को वो पैसा पब्लिक को वापस करना पड़ेगा जो उसे रिसीव हुआ था। दैट्स व्हाई कंपनी स्टार्टिंग में कम रिस्क लेना पसंद करती है। कितनी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल थी, 10 लाख। लाइफ टाइम तक कितनी अमाउंट तक के शेयर इश्यू कर सकती है, 10 लाख। तो कंपनी ने आउट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल टोटल पेड अप कैपिटल में से कितने पार्ट के लिए अभी पब्लिक को करंटली इनवाइट किया है, उसके लिए क्या आता है, इश्यूड शेयर कैपिटल। सपोज करते हैं कंपनी की जो इश्यूड शेयर कैपिटल है वो कितने के हैं, 2 लाख के, ठीक है जी। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट आता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब मांग करना। मांग कौन करता है, पब्लिक। किससे, कंपनी से, कि हमें आपकी कंपनी के शेयर्स में इंटरेस्ट है, हम आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, तो कृपया करके अपनी कंपनी के जो अलॉटेड शेयर है उनमें हमें कुछ हिस्सा दीजिए। तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, जिसका बेसिक मीनिंग ही मांग करना होता है। मांग करना, यहां पर क्या की जाती है, पब्लिक के थ्रू कंपनी से डिमांड की जाती है शेयर्स के रिगार्डिंग। इसे क्या बोला जाएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सपोज करते हैं यहां पर आपके 1,80,000 शेयर होल्डर ने कंपनी से शेयर्स खरीदने की इच्छा जागृत की है, उसे आप क्या बोलोगे, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को स्टूडेंट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। इट मींस कंपनी के थ्रू जितने शेयर अलॉट किए गए थे, आपने उन सभी शेयर्स को खरीदा भी और उसकी सारी अमाउंट कंपनी को पे भी कर दी, उसको क्या बोलोगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। उसके अपोजिट दूसरा वर्ड होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। मांग तो की बट उसकी अभी तक पूरी अमाउंट पे नहीं की गई, उसकी कुछ अमाउंट फ्यूचर में पे की जाएगी, जिसको आप किसका पार्ट बना देते हो, कॉल्स इन एरियर का। इसे आप क्या बोलोगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। यानी टोटल जो फेस वैल्यू होगी, टोटल जो नॉमिनल वैल्यू होगी, वहां पर पूरी की पूरी नॉमिनल वैल्यू को पे कर दिया जाएगा और यहां पर नॉमिनल वैल्यू का कुछ हिस्सा बच जाता है। आफ्टर दैट आपका आएगा कोल्ड अप शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया हुआ है स्टूडेंट्स, कंपनी को जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी हमेशा इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है। उसके पीछे मेन रीजन होता है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरे साल चलेगी, तो कंपनी को मनी की रिक्वायरमेंट एक ही दम नहीं पूरे साल होने वाली है। अगर उसने एक ही दम सारी अमाउंट मंगवा ली तो वहां पर ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, कंपनी को इस अमाउंट के ऊपर, एडवांस मनी के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और कंपनी को वहां से कुछ भी एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है, लगा लीजिए 10 रुपए मंगवाने थे, तो कंपनी उन 10 रुपए को किस में मंगवाएगी, इंस्टॉलमेंट्स में, जिससे कंपनी अपने टारगेट को पूरा कर सके और कंपनी के ऊपर अननेसेसरी बर्डन ना आए। तो कंपनी ने यहां पर पहले कितने रुपए की कॉल की, 3 रुपए एप्लीकेशन, आफ्टर दैट 3 रुपए अलॉटमेंट। तो इस तरह कंपनी जो क्या करने लग रही है, शेयर होल्डर से अमाउंट मंगवाने लग रही है इंस्टॉलमेंट में, उसे आप क्या बोलते हो, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। समझ रहे हैं मेरी बात को, इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड अप शेयर कैपिटल। इट मींस टोटल फेस वैल्यू का जो पार्ट कंपनी के थ्रू एट ए टाइम
मंगवाया जाने लग रहा है उसे आप क्या बोलोगे, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और आफ्टर दैट लास्ट पॉइंट होता है पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी के थ्रू जितनी अमाउंट तक की कॉल की गई थी और शेयर होल्डर के थ्रू उस अमाउंट में से जो अमाउंट पे कर दी जाती है उसे किसका हिस्सा बनाया जाता है, पेड अप शेयर कैपिटल। इट मींस कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए एप्लीकेशन के, शेयर होल्डर ने पे कर दिए, 3 रुपए मंगवाए अलॉटमेंट के, शेयर होल्डर ने पे कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, पेड अप शेयर कैपिटल। अगर शेयर होल्डर उससे ज्यादा अमाउंट दे देता है तो उसे किसका पार्ट बना दिया जाता है, कॉल्स इन एडवांस का। वहां पर कॉल्स इन एरियर था, यहां पर क्या आएगा, कॉल्स इन एडवांस। स्टूडेंट्स अब हम इसी शेयर कैपिटल के पार्ट को बैलेंस शीट के फॉर्मेट के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको कवर अप करके देने वाला हूं, एक नहीं 2 पॉइंट। एक तो हम कंपनी की बैलेंस शीट उसको मेंटेन करेंगे और सेकेंडली उस बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के इंपैक्ट को शो करेंगे। अभी अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक किसका चल रहा है, शेयर कैपिटल का। और शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है, लायबिलिटीज का पार्ट होता है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लायबिलिटीज कहां पे आती हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो मैं बैलेंस शीट को भी कवर करता हूं और आपकी शेयर कैपिटल के ट्रीटमेंट को भी कवर करता हूं। देखो सबसे पहले जो ये बैलेंस शीट आपके सामने बनी हुई है, ये कौन सी बैलेंस शीट है, वर्टिकल बैलेंस शीट। आपकी इससे पहले जो बुक कंप्लीट हुई है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। और पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्टनरशिप के रिगार्डिंग जो बैलेंस शीट बनती है वो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनती है। और कंपनीज अकाउंट में जो बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है वो आपकी वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। ये आपके सामने वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया गया है। अब ये मेरे को बोलता है जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप नहीं चाहते आपके मार्क्स डिडक्ट हो। क्या पता आपके पेपर में 3 नंबर का सिंगल क्वेश्चन बैलेंस शीट के रिगार्डिंग हो और उसमें मैं आपसे शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ पूछूं, तो आप नहीं चाहोगे किसी भी तरह आपका मार्क्स डिडक्ट हो। तो आप क्या लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, लिखिए यहां पर रिलायंस कंपनी, टाटा, बिरला, व्हाटएवर, एट जो आपकी डेट है 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2019, 20 एज यू विश, जो भी आपको पेपर में मेंशन्ड है वो आप यहां पर लिखेंगे। देखिए बेटा अब आपने क्या लिखा, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर। अगर आपने शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस का या बैलेंस शीट की नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप यहां पे क्या डालेंगे, नोट्स नंबर 1, 2, 3 जो भी आपने मेंटेन किया हुआ है। यहां पर क्या आएगी आपकी करंट ईयर की परफॉर्मेंस और वहां पर क्या आएगी प्रीवियस 1 ईयर की परफॉर्मेंस, जिससे आप कंपेयर कर सको। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जो स्टार्ट होती है वो होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी से। इक्विटी का दूसरा नाम क्या है सर, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर्स में 2 पार्ट्स आते हैं, एक आपके कौन से आएंगे, इक्विटी, और एक क्या आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्लस लायबिलिटी, लायबिलिटी मींस 2 टाइप की लायबिलिटी आपकी, कौन कौन सी सर, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटीज। ये दोनों की दोनों किसको कवर करेंगी, लायबिलिटीज को, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हमें देखने को मिलता है। उसने क्या लिखा यहां पर, सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, क्योंकि इसके आइटम्स को कवर अप करने के बाद जो अगले चलेंगे वो चलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बट जो हमारा स्टूडेंट इश्यू ऑफ शेयर का टॉपिक है वो सिर्फ आपसे पेपर में शेयर कैपिटल या मैक्सिमम रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग ही पूछ सकता है, तो मैंने इस टॉपिक में सिर्फ उसको ही कवर करके दिया है। देखिए शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या है, शेयर कैपिटल। मैंने अभी अभी आपको शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग बताया, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड लास्ट वन पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पर क्या लिखा, जो मेरा शेयर कैपिटल का आंसर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को। इट मींस जो पब्लिक ने कंपनी से डिमांड की है वो जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो किसका पार्ट बनेगी, शेयर कैपिटल के आंसर का पार्ट बनेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो आपने यहां पे क्या लिखना है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को शेयर कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस एंड वर्ड जहां पर भी आपको देखने को मिलेगा इट मींस 2 वर्ड के बिटवीन डिफरेंस है। रिजर्व, रिजर्व का मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए कंपनी ने जो अमाउंट क्या की है, रिजर्व्स में डाली हुई है। ये किसका पार्ट होते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज का। ठीक है, लाइक कैपिटल रिजर्व, लाइक जर्नल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व, ठीक है, ये सारे के सारे उसका पार्ट होते हैं। और सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है सर इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेज, इनकम ग्रेटर देन एक्सपेंसेज। जब कंपनी की इनकम ग्रेटर देन हो जाती है उसके खर्चों से, तो जो भी आएगा वो जो डिफरेंस होगा वो किसका पार्ट बनेगा, सरप्लस का पार्ट बनेगा। सर ये दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करती हैं, फर्स्ट वन आइटम भी और सेकंड वन आइटम भी, इंटरनल लायबिलिटीज को, जो किससे रिलेटेड होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से रिलेटेड। क्लियर है स्टूडेंट्स।
अब आपने क्या किया, जो आपकी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है नोट्स टू अकाउंट्स में आपने उसको दिखा दिया, जो पेपर में आपको गिवन होगी। सर कंपनी जीवन काल में कितने अमाउंट तक के शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट कर सकती है, बट अभी तो मैं करंट की पोजीशन बात कर रहा हूं, ये तो जीवन काल है। तो सपोज करते हैं कंपनी पूरे जीवन काल में 50,000 शेयर्स, कितने वाला, 10 रुपीज ईच वाला, इट मींस कितने वाला, 5 लाख वाला। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितनी अमाउंट तक के शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, 5 लाख रुपए तक के अमाउंट के। कंपनी ने अभी पब्लिक को कितने के लिए इनवाइट किया, सपोज करते हैं कंपनी ने अभी पब्लिक को इनवाइट किया 20,000 शेयर्स, 10 ईच वाले। तो कंपनी के जो इश्यूड कैपिटल होगी वो कितनी निकल के आएगी सर, 2 लाख। ओके, पब्लिक ने कितने के लिए डिमांड की, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 90%, मान लेते हैं 18,000, कितने वाला, फुली पेड अप 10 वाला। तो यहां पर आपका जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल आएगी वो कितनी आएगी सर, 1,80,000। और यही स्टूडेंट मेरा क्या बनने जा रहा है, आंसर, जो मैं शेयर कैपिटल में रिप्रेजेंट करके देने वाला हूं। 1,80,000 ये रिप्रेजेंट करता है आपके शेयर कैपिटल को। इट मींस शेयर कैपिटल में कौन सी कैपिटल आती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, अगर आपने किसी भी शेयर्स को प्रीमियम पर इश्यू किया है तो वो प्रीमियम की अमाउंट किसको कवर करेगी, रिजर्व एंड सरप्लस। गिवन होगी तो डाल दीजिएगा, और अगर गिवन नहीं है तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, शेयर कैपिटल से आपका आंसर कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह हमने कवर किया बैलेंस शीट को, जो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई गई है। इसके आगे के आइटम आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने क्या मेंटेन किया, फाइनली शेयर कैपिटल, जिसको आपको डिस्क्लोज करके देना था। आई होप सो इस वीडियो से आपको बैलेंस शीट को कैसे मेंटेन किया जाता है, बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स को कैसे सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, और शेयर कैपिटल को किस तरह बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है, इजीली आपको ये बात समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट, हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती में। आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स की एक अनदर वीडियो के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं, और आज का मेरा टॉपिक रहने वाला है सब्सक्रिप्शन को लेके। बेटा सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, मांग करना, डिमांड, मांग करना। और मांग कौन करता है, पब्लिक, किससे, कंपनी से। कंपनी ने ओपन मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स को इश्यू कर दिया, प्रोस्पेक्टस भी इश्यू कर दिया। अब पब्लिक जिसको उस कंपनी में बेसिकली इंटरेस्ट होगा वो कंपनी से मांग करेगी, किसके रिगार्डिंग, शेयर्स के रिगार्डिंग, कि आपकी कंपनी के शेयर डॉक्यूमेंट्स हमें भी चाहिए। तो जब पब्लिक के थ्रू कंपनी से शेयर्स के रिगार्डिंग मांग की जाती है, जैसे भिखारी क्या मांगते हैं, भीख, यहां पर पब्लिक के थ्रू क्या किया जाने लग रहा है, डिमांड, भीख नहीं मांगी जाने लग रही, वो एक मांग कर रहे हैं, किसके रिगार्डिंग, शेयर्स की सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग। तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्रिप्शन करना। तो इस सब्सक्रिप्शन को हम बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अंडर और ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। शॉर्ट में समझाता हूं तुम्हें। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जो आपकी कम रेपुटेड कंपनी होती है, जिसकी मार्केट में फेस वैल्यू डाउन होती है, वो पब्लिक को इनवाइट करने लग रही है, किसके लिए, शेयर्स के रिगार्डिंग। यहां पर मैं 2 भाइयों को लेकर बात करता हूं। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका अनिल अंबानी, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आपका मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल अंबानी की आरकॉम, दोनों के दोनों भाई हैं। एक का केस किसको फॉलो करेगा, अंडर सब्सक्रिप्शन को, और अनदर वन का ओवर सब्सक्रिप्शन को। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जब आपकी कम रेपुटेड कंपनी के थ्रू ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट किया जाने लग रहा है शेयर डॉक्यूमेंट्स देते हुए, तो उससे जितने शेयर्स उसके थ्रू ओपन मार्केट में इशू किए जाते हैं, जब पब्लिक के थ्रू उससे कम की क्या आती है, एप्लीकेशंस आती हैं, तो उसे आप क्या बोलते हो, अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मींस उस कंपनी की जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू क्या है, डाउन चल रही है, इसे क्या बोलोगे आप, अंडर सब्सक्रिप्शन। इस केस में क्या होगा, जो आपके अप्लाइड शेयर्स होंगे, जो कंपनी के थ्रू अप्लाइड शेयर्स होंगे, वो आपके कंपनी के थ्रू अलॉटेड शेयर्स के कंपेयर में क्या रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। इट मींस कंपनी कितने शेयर्स बांटना चाहती है, 20,000, बट पब्लिक कितने खरीदना चाहती है, 18,000। कितने, 18,000। तो इसे आप क्या बोलते हो, अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक
is less than the number of shares offered by the company. It means कंपनी जितने शेयर्स के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है, जब पब्लिक के थ्रू उससे कम शेयर्स की डिमांड की जाती है तो उसे आप क्या बोलते हो? अंडर सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, मेरी एक बात याद रखिएगा, अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स उस केस में लागू होता है, उन कंपनीज पे लागू होता है जिनकी मार्केट रेपुटेशन एट प्रेजेंट डाउन चल रही होती है, क्योंकि पब्लिक उनमें इंटरेस्ट लेना पसंद नहीं करती। आप सभी के सभी अभी +2 कॉमर्स में हैं। नेक्स्ट ईयर आप कॉलेज के लिए क्या करने वाले हैं? अप्लाई। आप बड़े बड़े कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पर आपको यह पता चलेगा कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसके कंपेयर में जो कॉलेजेस के पास है वो वैकेंट सीट्स कम है। बट अगर आप उन कॉलेजों में अप्लाई करते हो जहां पर बच्चे जनरली जाना पसंद नहीं करते, जिनकी आपकी एजुकेशन का लेवल अच्छा नहीं है, वहां पर स्टूडेंट्स के थ्रू जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उससे ज्यादा की क्या होंगे? वहां पे सीट अवेलेबल होंगी। इट मींस 2000 सीट्स आपके गवर्नमेंट कॉलेज ने निकाली और 1800 एप्लीकेंट उसमें क्या करना चाहते हैं? अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसे आप क्या बोलते हो? अंडर सब्सक्रिप्शन। सेकंड, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जब आपके कॉलेज में ही 18,000 बच्चे आएंगे रादर देन 20,000, तो मेरा पूरा क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट किया जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन से। किससे किया जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। इट मींस पहली एंट्री से लेके लास्ट एंट्री सभी एंट्री किससे कवर की जाएंगी? 18,000 शेयर से। कंप्लीट है? ओके। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन को लेके। ओवर सब्सक्राइब मैंने आपको बताया, यहां पर किसके बारे में बात करेंगे हम? मुकेश अंबानी। वहां पर हमने बात की थी अनिल अंबानी के, दोनों भाई हैं बट उसकी रेपुटेशन डाउन 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 चल रही है, वो इंसॉल्वेंसी के कगार पर खड़ा है। यहां पर आपका वर्ल्ड का 4th सबसे रिचेस्ट पर्सन की बात की जाने लग रही है, जो लगातार बुलंदियों को छूने लग रहा है। तो उसकी कंपनी में सभी के सभी शेयर होल्डर पैसा लगाना पसंद करते हैं। किसके लिए? इनकम जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में उसके अपोजिट होगा, जितने शेयर्स कंपनी बांटना चाहती है उससे ज्यादा की जब पब्लिक के थ्रू एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के पास आ जाए शेयर वॉरेंट्स को खरीदने के लिए, तो उसे आप क्या बोलते हो? ओवर सब्सक्रिप्शन। बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन उस कंपनी के लिए लागू होता है जिसकी मार्केट वैल्यू बेसिकली काफी अप होती है, काफी ज्यादा होती है, उसके लिए आपका ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। इसके मीनिंग को पढ़ते हैं। शेयर्स आर सेड टू बी ओवर सब्सक्राइब्ड व्हेन द नंबर ऑफ द शेयर्स अप्लाइड फॉर इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर offered to the public for subscription. It means ओवर सब्सक्रिप्शन उस केस में लागू होता है जिस केस में जितने शेयर्स कंपनी के थ्रू क्या किए गए हैं ऑफर, उससे ज्यादा की पब्लिक के थ्रू क्या की जाती है? एप्लीकेशन की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, उसे आप क्या बोलोगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट, आपके पेपर में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का, वो आपका ओवर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो हिंट होता है वो होता है प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा अलॉटमेंट, ये इसका हिंट है जो आपके पेपर में बड़े क्वेश्चन आएंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट क्या बोलता है? अब कंपनी के लिए एक दुविधा खड़ी हो गई कि आपके जितने यहां पर अलॉटेड शेयर हैं उससे ज्यादा की तो एप्लीकेशन आ रही है। इट मींस आप क्या कहना चाहते हो सर? जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो ग्रेटर देन हो जाते हैं अलॉटेड शेयर्स के। सपोज करते हैं यहां पर कंपनी कितने शेयर बांटना चाहती है? 20,000, और पब्लिक कितने की आपकी डिमांड कर रही है? 30,000। कंपनी मैक्सिमम कितने बांट पाएगी? 20,000। इस केस में कंपनी क्या करेगी? प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। प्रो राटा अलॉटमेंट में कंपनी क्या करती है? 3 केसेज अलग अलग रिप्रेजेंट करती है। इट मींस या तो 30 वालों को सीधा 20 दे दो, बचे हुए को आप क्या कर दो? प्रपोर्शनेटली देके सेटलमेंट कर लो। या आप क्या करते हो? जिनके साथ कंपनी के बहुत बेटर रिलेशन होते हैं उनको तो कंपनी क्या कर देगी? फुल शेयर दे देगी जितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया। जिनके साथ कंपनी के प्रपोर्शनेटली रिलेशन होते हैं उन्हें कंपनी क्या कर देगी? प्रपोर्शनेटली पे कर देगी। और जिनके साथ कंपनी की बिल्कुल भी नहीं बनती, या आप ये बोल सकते हैं जिन्हें कंपनी देना ही नहीं चाहती, उन्हें कंपनी क्या कर देगी? उनका पैसा वापस कर देगी। इस तरह। और कंपनी की सभी ट्रांजैक्शन याद रखिएगा बैंक के थ्रू होती है, बैंक से ही आना और बैंक से ही जाना। तो इसकी एक टेबल बनाता हूं स्टूडेंट में। कंपनी ने कितने अलॉट किए? 20, और पब्लिक कितने के लिए अप्लाई कर रही है? 30। इस तरह कंपनी प्रो राटा को कैसे सेटलमेंट करती है उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखिए यहां पर
सबसे पहले हमने बात की 15,000 वाले की। 15,000 ये मेरे बने अप्लाइड शेयर्स, अप्लाइड, और यहां पर मैंने क्या लिखा, अलॉटेड शेयर्स। याद रखिएगा आपका अप्लाइड का आंसर 30 पे जाकर रुकेगा। तो 15,000 वालों को कंपनी ने क्या दे दिया, 15 के 15। कंपनी की इनके साथ बहुत अच्छी बनती है, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद 10,000 वाले, इनके साथ कंपनी की प्रोपोर्शनेटली बनती है, उनको कितने दे दिए, 5,000। 15 प्लस 10 45, कितने रह गए, 5,000। कंपनी की इनके साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, तो कंपनी ने इन्हें कुछ भी नहीं दिया। तो यहां पर ये क्या निकल गया आपका, अप्लाइड, और ये क्या निकल गया आपका, अलॉटेड। तो इस तरह कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एक प्रो राटा अलॉटमेंट के थ्रू सारे की सारी टेबल को अरेंज करेगी, जो हम बड़े क्वेश्चंस में करने भी वाले हैं, और पूरा का पूरा सेटलमेंट करके देगी। अब आपको शॉर्ट में एक और बात बता दो स्टूडेंट्स, मैं सब्सक्रिप्शन का केस जब आपके पेपर में आएगा, सब्सक्रिप्शन के केस में आपको एक बात याद रखनी है कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है तो कंपनी के शेयर्स को खरीदने वाले कम से कम 90% मार्केट में मिलने जरूरी होते हैं। अगर कंपनी की 90% सब्सक्रिप्शन फुलफिल नहीं हो पाती तो वो एक कंपनी ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल इंसॉल्वेंसी के कगार पर खड़ी है, जो पब्लिक का पैसा ले तो लेगी बट फ्यूचर में क्या नहीं कर पाएगी, उन्हें रिफंड नहीं कर पाएगी। तो सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए किसी भी कंपनी को शेयर्स को इश्यू करते टाइम ये ध्यान में रखना होता है कि पब्लिक कम से कम 90% शेयर्स खरीदे, ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं हो सकते। तो सर इसके लिए क्या करें, या तो आपकी कंपनी को ब्रोकर्स का सहारा लेना पड़ेगा, इंटरमीडिएटर्स, वो कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीद लेंगे कम प्राइस पर और मार्केट में बेच देंगे। या अगर ब्रोकर्स भी आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो कंपनी के पास जो भी पैसा आया था वो सारा पैसा पब्लिक को रिफंड करना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड आपका 120 डेज का है मैक्सिमम, इस दौरान आपकी कंपनी की सिक्योरिटीज बिक जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज पब्लिक का पैसा कंपनी को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। किसके केस में, सब्सक्रिप्शन के केस में। आई होप सो आज की इस वीडियो से आपको सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्कस करके देने वाला हूं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स के टॉपिक को। थैंक यू सो मच।